हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए जो कराने जा रहे हैं वो आज आप पढ़ेंगे जो आपकी 1857 की क्रांति थी। वो क्रांति आपको कुछ भाग जो है हमने जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, किस तरीके से आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, उसके लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। और जैसे जैसे आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी तैयार हुई, उसके बाद जैसे ये क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय तात्कालिक कारण क्या बना था, तो किस कारण से ये तत्कालिक जो कारण बना कि 1857 की क्रांति हुई, तो क्या घटना उस समय घटी कि इसको प्रारंभ करना पड़ा या प्रारंभ ये हो चुकी थी, किस कारण से ये विद्रोह उभर करके सामने आया। तो पहली पृष्ठभूमि तो हमने आपको कल के जो एपिसोड था उसमें करा दी थी, और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि उस समय जो तात्कालिक कारण था, वर्तमान कारण क्या था कि जिसके कारण से यह आपकी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो आपको समझना है इसमें सबसे पहले कि तात्कालिक कारण तो 1857 की जो क्रांति थी इसका जो तात्कालिक कारण क्या बना था उस समय कि ये जो है सैनिक विद्रोह करने लगे। तो देखो, हुआ ये था कि लगभग दिसंबर 1856 में ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो इनकी पुरानी लोहे से बनी हुई बंदूक हुआ करती थी, पुरानी लोहे से बनी हुई बंदूक थी जिसे ब्राउन बेस के नाम से ये जानते थे। यानी ब्राउन बेस के नाम से थी इनकी पहली पुराने वाली जो बंदूक। अब उस बंदूक को बदल करके इन्होंने एक नया जो बंदूक है, नया हथियार है, उसका प्रयोग किया जिसे न्यू इनफील्ड राइफल के नाम से जाना गया। तो न्यू इनफील्ड राइफल नाम की एक बंदूक इन्होंने प्रारंभ की, इसकी शुरुआत की, इसका प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन इस बंदूक में एक कमी थी, एक दिक्कत सामने आई कि ये कहा जाता है कि इस बंदूक का जो कारतूस था उस कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खोलना पड़ता था। तो जो सैनिक थे आपके, सारे जो ब्रिटिश उसमें सैनिक थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो अब उनको क्या करना पड़ता था, वो कारतूस जो है मुंह से खोलना पड़ता था, तब जाकर के वो चला करता था। अब जब ये बातें आई सामने किस प्रकार का कारतूस है, इस प्रकार की बंदूक का प्रयोग किया जाएगा छावनी में, तो अब इन्होंने बंगाल के अंदर एक अफवाह फैल गई, एक प्रकार की अफवाह है, वो वास्तविकता भी थी लेकिन शुरुआत में उसको अफवाह माना गया। तो वह एक प्रकार की अफवाह फैल गई और उस अफवाह में यह था कि जो भी बंदूक हम न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग कर रहे हैं कि और इस जो बंदूक में कारतूस लगाए जाते हैं और उन कारतूसों को बनाने के लिए गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। और वो प्रयोग, जो चर्बी का प्रयोग है, वो उस भाग पर किया जा रहा है जो भाग कारतूस का प्रयोग करते हुए मुंह से खोलना पड़ता था। अब जब मुंह से उस कारतूस को खोलेंगे तो मुंह पर क्या लगेगा, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, हिंदू मुस्लिम थे, और गाय और सुअर दोनों के लिए क्या था, अगर हिंदू गाय की चर्बी को मुंह से लगाता है तो उसको भी क्या है, धर्म भ्रष्ट माना जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही मुस्लिमों में अगर सुअर की चर्बी को मुंह से लग जाए तो उसको भी उनके धर्म को अपमानित माना जाता है। तो इसलिए दोनों धर्म के लिए क्या था, ये दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक था, उनके धर्म का नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो ऐसा जब ये माना गया तो सैनिकों ने क्या कर दिया, अपने हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि हम इस प्रकार की बंदूकों का प्रयोग नहीं करेंगे या इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह की बातें वहां पर चलने लगी। अब जब ये बातें सरकार को पता चले कि इस तरह से जो है सैनिकों को पता चल गया है, सैनिक इस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह की अफवाह फैल गई है, तो उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के ही उनको यह कह दिया या इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जो उनके आरोप थे उनको इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इस तरह की कोई कारतूस का प्रयोग कर रहा है, ना इसमें मांस की चर्बी का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई, वास्तविक रूप से जब इसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से करी गई, तो यह पता चला कि जो वलीची का जो शास्त्रागार था, वलीची का शास्त्रागार भारत बंगाल में, तो वहां पर जो कारखाना था इनका, उस कारखाने में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। इस बात का पता भी उनको चल गया था और इनको पता चला कि वास्तविक रूप से ही अब क्या हो रहा है कि यहां पर इस कारतूस में गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है।
जब इनको पता लग गया, अब सैनिकों से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। जब उनसे रहा नहीं गया तो अब क्या करेंगे, वे अपने विद्रोह को पूरी तरीके से उबाल देने लगेंगे। अब जब विद्रोह को पूरी तरीके से उबाल देंगे तो अब होगा क्या, अब सैनिक पूरी तरीके से भड़क जाएंगे। तो ये सैनिकों का जो विश्वास ये बन गया था कि जो ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुस्लिमों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि हिंदू और मुस्लिमों का धर्म जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाए और वे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएं या ईसाई धर्म को अपना ले। तो इसलिए ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म को वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। यानी कि जब सैनिक मांस यानी कि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी को मुख से लगाएंगे और उससे जब खोलेंगे तो क्या होगा, उनका धर्म, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वे अब क्या करेंगे, ईसाई धर्म को अपना लेंगे, तो वे ईसाई बन जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार के कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने माना। इसी कारण से सभी जनता के द्वारा, सैनिकों के द्वारा या वहां पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर दिया गया। वहां पे जो अधिकारी इनके मिले सामने, अधिकारियों को ठोका गया, मारा गया, पूरी तरीके से गोलियां चला दी गई। तो इस तरीके से अब ये जो आपका प्रारंभ होगा, अब देखा जाएगा कि जो 1857 की क्रांति थी, ये प्रारंभ कहां से होता है, किस तरीके से होता है। अब 1857 में लगभग देखिए, अब 1857 के आ जाएगा क्योंकि यहाँ की बातें पूरी हुई। अब होगा क्या कि लगभग 1857 में 29 मार्च की भी बात है, 29 मार्च 1857 में सबसे पहले इस विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे, बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा, जो बैरकपुर की 34वीं रेजिडेंट जो रेजिमेंट हुआ करते थे, उनकी 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के एक सैनिक थे मंगल पांडे। अब मंगल पांडे के द्वारा इन हथियारों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया और उन्होंने इनके खिलाफ पूरी तरीके से धरना रख दिया कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। जो बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था, उसने पूरी तरीके से हाथ रख दिए, टेक दिए कि हम अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब उन्होंने इस तरह की बातें करी, अब उन्होंने जब अधिकारी उनको करने के लिए दबाव डालने लगे कि ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो अब उन सैनिकों ने क्या करना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से वहां पर अपने जितने भी साथी थे सबको साथ मिलाया और साथ मिला करके जो अधिकारी सामने आया सभी अधिकारी को मारना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि वहां पर आपके एक लेफ्टिनेंट बाग, दो अधिकारी थे। अब उनके दो अधिकारी थे, इनका नाम याद रखना है, एक लेफ्टिनेंट बाग और एक मेजर सार्जेंट। ये दो अधिकारी थे। अब इन दोनों अधिकारियों को मंगल पांडे के द्वारा गोली से भून दिया जाता है, बुरी तरीके से गोली चला दी जाती है, क्योंकि वो इनको रोक रहे थे, इन पर प्रेशर बना रहे थे कि तुम्हें यहां पर करना पड़ेगा, इनका प्रयोग करना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन इसने मंगल पांडे ने नहीं सुनी और मंगल पांडे ने पूरी वीरता के साथ, पूरी एक आक्रामक युद्ध के साथ उस पूरे विद्रोह को किया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को गोली मार करके वहीं पर खत्म कर दिया। अब इसी कारण से जब इन दो अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारी थे, अब इन अंग्रेज अधिकारियों को उसके द्वारा मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो अब इनके ऊपर मुकदमा चल जाता है। जैसे ही इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, अब मुकदमा इनके ऊपर चलता है तो लगभग 8 अप्रैल 1857 को वहां का जो सैन्य न्यायालय था, अब उनके द्वारा पूरी तरीके से इन पर कार्रवाई की गई, मुकदमा किया गया और उसी के तहत इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को इन दो अधिकारियों को गोली मारने के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई थी या फांसी की सजा इनको दे दी गई थी। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। तो पहला शहीद 1857 की क्रांति का किसे माना गया, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को माना गया था। तो मंगल पांडे था पहला शहीद जिसे कब फांसी की सजा सुनाई गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन
एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है कि एनसीईआरटी ये कहती है कि मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है। बस आपको याद रखना है, कोई भी एक आएगा तो एनसीईआरटी के अनुसार ये माना जाएगा, और आपका जो रियलिटी बुक, जो ऑथेंटिक बुक है, वो कहती है आपकी 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी की सजा दी गई थी। तो पहला जो 1857 की क्रांति का शहीद था वो मंगल पांडे को ही माना गया था। उस समय जब ये आपको दिखाई दिया कि यहां पर इस तरह की घटना बन गई, और उस समय वहां पर एक आपका जो कमांडिंग ऑफिसर माना गया कि बैरकपुर में इस क्रांति के समय, इस विद्रोह के समय बैरकपुर में जो आपका कमांडिंग ऑफिसर था, तो कमांडिंग ऑफिसर कौन था बैरकपुर में? तो बैरकपुर में जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था हैरिस। तो यहां पर था हैरिस। तो हैरिस था यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर का। तो बैरकपुर छावनी का जो कमांडिंग ऑफिसर रहा था वो हैरिस के नाम से था। तो यहां पर पूछा गया, तो ये हैरिस था। लेकिन अब यहां पर धीरे धीरे जब 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को जब यहां पर जो चर्बी युक्त कारतूस थे, मेरठ छावनी के अंदर भी जो वहां पर सैनिक थे, उन सैनिकों ने भी इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। जब उनको पता लगा कि बंगाल में इस तरह से, बैरकपुर में इस तरह से हो रहा है, तो उनको इस बात का पता लगा, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, जो मेरठ के अंदर छावनी थी, मेरठ छावनी में भी 10 मई 1857 को वहां के सैनिकों ने भी इस प्रकार के इन कारतूसों का प्रयोग करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। और यहां पर उस समय कमांडिंग ऑफिसर कौन था मेरठ में? तो मेरठ छावनी में कमांडिंग ऑफिसर था आपका, मेरठ में था हैविड। तो ये पूछा गया कई बार कि मेरठ छावनी में उस समय 1857 की क्रांति के तहत कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 की क्रांति में मेरठ छावनी में हैविड कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त था उस समय। तो इस तरह की घटना यहां पर बनी, और यहां पर भी जब इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया मेरठ में भी सैनिकों ने कि हम किसी भी तरह से, किसी भी हालत में जिस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे धर्म भ्रष्ट होता है। हमारी गाय की चर्बी लगी हुई है, स्वर की चर्बी लगी हुई है, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे उस सैनिक के रूप में, तो ये दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और सारे के सारे इकट्ठे हो गए और अधिकारियों को भूनना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो गया यहाँ से। अब विस्तार कैसे होगा? विद्रोह का विस्तार। अब विद्रोह का विस्तार ये हुआ जैसे ही आपका 10 मई 1857 को मेरठ में जब ये विद्रोह होगा, तो मेरठ में वहां पर जब छावनी में विद्रोह किया इन्होंने, तो वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर था आपका हैविड था मेरठ में, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि जितने भी अधिकारी सामने आ रहे थे सभी अधिकारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। और वहां पर जब गोली चलानी शुरू करी, और अपने जितने भी इनके साथी थे, बंदी बनाए रखे थे भाई, जेल में डाल रखे थे, अब सभी अपने साथियों को वहां से छुड़ाया, और छुड़ा करके अपने साथ लेकर के चल दिया दिल्ली की ओर। जितने सैनिक थे और जो जेल में बंद थे सारे के सारे, उन सबको छुड़ाया इन्होंने, और उनको छुड़ा करके दिल्ली की ओर कूच किया उन्होंने। तो दिल्ली की ओर चलने लगे। और जब दिल्ली की ओर चले, तो जो अधिकारी सामने आए जिन्होंने रोका, उन सबको इन्होंने गोली मारकर खत्म कर दिया। अब धीरे धीरे जब दिल्ली पहुंचेंगे, अब ये 11 मई यानी कि अगले दिन 11 मई को, अब 11 मई को ये दिल्ली में पहुंच जाते हैं। अब जब ये 11 मई को दिल्ली में पूरे विद्रोह, जो मेरठ छावनी के जो विद्रोही थे वे सारे मिलकर के कहां पहुंच गए? दिल्ली में 11 मई को पहुंच गए। और 11 मई को पहुंच करके इन्होंने वहां पर क्या किया? पूरे अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों पर वहां से निकाला, तो इन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर चुके थे 12 मई को। तो 12 मई 1857 को इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया, और अपना कब्जा करके वहां पर जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपने इस क्रांति के सेनापति के रूप में नेतृत्व करने के लिए घोषित कर दिया कि इस क्रांति का जो प्रमुख नेता है अब बहादुर शाह द्वितीय को बना दिया गया। बूढ़े थे बेचारे, इतने उम्र के तो थे नहीं। तो 1857 में जब दिल्ली पहुंचे, तो वहीं पर उनको क्या कर दिया? 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेता घोषित कर दिया कि हमारे नेता कौन है? कि हमारे नेता बहादुर शाह द्वितीय हैं। तो नेता घोषित कर दिया। अब बेचारे क्या है, नेता तो घोषित कर दिया लेकिन होता नहीं था कुछ उनसे। तो अब जब दिल्ली पर इन्होंने क्या कर लिया? पूरी तरीके से अधिकार किया। तो अब यहाँ पर
जो आपका दिखावे के रूप में तो बहादुर शाह द्वितीय को इसका नेता घोषित कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से इस क्रांति का दिल्ली में जो नेतृत्व कर रहा था वो बख्त खान को सौंपा गया। तो बख्त खान को क्या कर दिया गया, बख्त खान ही, तो बख्त खान वास्तविक नेतृत्व करने वाला था वहां पर। तो वास्तविक रूप से जो नेतृत्व कर रहा था वो बख्त खान कर रहा था दिल्ली में इस क्रांति का, जो विद्रोहियों के साथ। तो अब इन्होंने क्या किया, जब नेतृत्व किया तो ये पूरी तरीके से वहां पर अंग्रेजों को हराए थे, लेकिन अब हुआ क्या कि वहां पर दिल्ली पर दोबारा से पुनः अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से दोबारा से कब्जा कर लिया जाता है। अब अंग्रेज वहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वहां पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कुछ अधिकारी भेजे गए थे अपनी सेना को लेकर के। अब वहां पर जब अधिकारी आए तो उन अधिकारियों के नाम आपसे बहुत बार पूछेगा। देखो, एक इसमें था आपका निकलसन, जॉन निकलसन था, एक था आपका हडसन, जॉन निकलसन, हडसन, और एक था लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। ये 3 अधिकारी आए थे, जॉन निकलसन, हडसन और हेनरी लॉरेंस। ये 3 अधिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में उनका नेतृत्व दिया, विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अब इनमें से क्या हुआ कि जब निकलसन आया तो निकलसन को, जब वहां पर अपनी सेना लेकर के निकलसन आता है दिल्ली में, तो वहां पर विद्रोहियों के साथ उसका आमना सामना होगा, और विद्रोही इतनी खूंखार स्थिति में थे कि निकलसन को ही खत्म कर दिया। तो निकलसन को पूरी तरीके से वहां पे उसकी हत्या कर दी गई थी, वहां पे इस अधिकारी की निकलसन को हत्या कर दी। अब इसके बाद जब अंग्रेजों को पता लगा कि निकलसन को तो उन्होंने मार दिया है, तो अब किसी नई तकनीक का, नई नीति का प्रयोग करना पड़ेगा, तो नई नीति अपनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम कुछ वहां पर कर सकते हैं। तो अब उन्होंने किसको भेजा, अब हडसन को भी वहां पर भेजा और लॉरेंस को। अब हडसन को आता है, जब दिल्ली में आता है अपनी सेना के साथ, तो उन्होंने कहा धोखे से उन्होंने इन पर वार किया, और धोखे से ये कहा कि हम मुगल सम्राट के जो 2 पुत्र हैं और एक पौत्र पोता, इनको कहा कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ मिल जाए, हम हमारे सामने आ जाए, हम आपको किसी का प्रकार का भी कोई भी कष्ट नहीं देंगे, और किसी प्रकार की कोई आप पर हमला नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें इनसे कही, और वो सामने आ जाते हैं और उनको धोखे से पकड़ लिया जाता है, और धोखे से पकड़ करके मुगल सम्राट बहादुर शाह के 2 पुत्र और एक पौत्र को अंग्रेजों के द्वारा वहां पर बंदी बना करके उनको मार दिया जाता है, और ये काम हडसन के द्वारा किया जाता है धोखे से। तो अब हडसन क्या करता है, इन दोनों पुत्रों को और पुत्र को मार देता है। और अब जो बहादुर शाह द्वितीय था वो भी छुप रहा था। अब पता चला कि अंग्रेजों ने दोबारा से अधिकार कर लिया है, तो वो छुप रहा था। अब जब वो छुप रहा था तो अब हुआ क्या, तो अब इसके ये जाते हैं उसकी पत्नी जीनत महल के पास। अब जीनत महल के पास जब जाते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं कि कहां है बहादुर शाह, कहां पर गया हुआ है, किस तरह के, कहां पर छुपा हुआ है। तो बस वो क्या करती है, उनको डर करके उसकी सारी बात बता देती है कि वो हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। अब अंग्रेज कहां चले जाते हैं, हुमायूं के मकबरे में जाकर के बहादुर शाह द्वितीय को वहां से पकड़ करके ले आते हैं। जो वहां से पकड़ कर ले आएंगे उसको बंदी बना लेंगे, और उसको कहां भेज देते हैं बंदी बना करके, रंगून भेज देंगे, म्यांमार में, बर्मा म्यांमार में रंगून भेज दिया जाता है। वहीं पर उसे पेंशन देते हैं कि बस तुम वहीं पे रहे, यहाँ पे मत आना। अब वहीं पे रहता है, और 1862 में वो वहीं पर ही रंगून में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह द्वितीय की, जो मुगल सम्राट था अंतिम। अब मुगलों का अंतिम मुगल सम्राट वही माना गया था भाई, अब उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी 1862 में, और वहीं पर इसका मकबरा भी बना दिया जाता है बर्मा में, रंगून में। तो बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा भी वहीं पर है रंगून में, क्योंकि वहीं पे रहा, वहीं पे मर गया था, वहीं पे बना दिया गया। खत्म इसकी कहानी भी। अब यहाँ पर इस तरीके से, अब पूरी तरीके से क्या हुआ था, यहाँ पर दिल्ली पर भी अंग्रेजों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। तो यहाँ पर दिल्ली में भी क्या हुआ, पूरी तरीके से जब कब्जा कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ जगह है आपका, जैसे लखनऊ आएगा। अब लखनऊ में, दिल्ली में हुआ, अब लखनऊ में भी किस तरीके से हुआ, ये बातें आएंगी आपकी। जैसे लखनऊ आएगा, अब लखनऊ में करेंगे ये, लखनऊ में भी अब इनका किस प्रकार से विद्रोह होगा और कैसे उसको दबाया जाएगा। तो लखनऊ में भी यहाँ पर 1857 की क्रांति जो उभर करके आती है वो किस तरीके से आएगी, किसके द्वारा आएगी। तो लखनऊ में लगभग मानी जाती है कि जून 1857, तो जून 1857 के लगभग है, जो आपके लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, महतपरी के नाम से जानते हैं। तो बेगम हजरत महल
तो बेगम हजरत महल थी आपकी, तो बेगम हजरत महल जिसे महक परी के नाम से जाना जाता है, तो बेगम हजरत महल वहां पर इस विद्रोह का प्रारंभ कर देती है। महक परी इसे ही कहा जाता था। तो बेगम हजरत महल क्या करेगी, वहां पे इस विद्रोह का प्रारंभ करेगी। वो कैसे करेगी, क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व भी उसी के द्वारा किया जाता है। वो अपने एक अल्पायु पुत्र ब्रजेश कादिर, उसका एक अल्पायु पुत्र था ब्रजेश कादिर, और वो अपने पुत्र को वहां का लखनऊ का नवाब बनाना चाहती थी। उसको नवाब घोषित भी कर देती है। वो अल्पायु था, लेकिन बहुत कम उम्र का था, लेकिन उसको नवाब घोषित कर दिया जाता है और वहां पर अपना प्रशासन भी स्थापित कर देते हैं। यानी कि अपने अनुसार ही वहां पर पूरा प्रशासन चलाया जाता है। पूरा प्रशासन चलाएगी। अब अंग्रेजों को लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, पूरा अधिकार इनके पास है। तो अब अंग्रेजों के द्वारा हेनरी लॉरेंस को वहां पर भेजा जाता है। हेनरी लॉरेंस जो है वहां का जो रेजिडेंट है वो बन करके आता है। अब जो वो कमांडिंग ऑफिसर या रेजिडेंट बन करके आएगा सेना को लेकर के, तो वहां पर इनके बीच में युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो इनके द्वारा हेनरी लॉरेंस को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है हेनरी लॉरेंस की। हेनरी लॉरेंस मर जाएगा। अब उसके बाद जब उनको पता लगा कि इसने तो क्या कर दिया, इन्होंने लखनऊ के अंदर हेनरी लॉरेंस या अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई है, तो अब अंग्रेजों के द्वारा अपने एक सेनापति कैंपबेल को भेजा जाता है। बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही खतरनाक था। तो कैंपबेल को वहां पर भेजा गया और कैंपबेल ने आकर के वहां पर लखनऊ में अपना पूरी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां पर इनको हरा करके इनका दमन करा, विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया और दबा करके वहां पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन वहां पर एक तात्या टोपे हुआ करते थे, तात्या टोपे। अब तात्या टोपे के द्वारा जो चिन्हट वाला क्षेत्र है, तो चिन्हट वाले क्षेत्र पर भी वहां पर पूरी तरीके से इनके साथ मिलकर अंग्रेजों को पूरी तरीके से यहाँ पर इनको हराया गया था। तो यहाँ पर एक कर्नल नील थे और हैवलॉक, अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे हैवलॉक और कर्नल नील को पूरी तरीके से यहाँ पर हरा दिया गया, इनको मार दिया गया था। दोनों को, हैवलॉक को भी मार दिया गया और कर्नल नील को भी, अधिकारी थे अंग्रेज का, इनको भी मार दिया गया था तात्या टोपे के साथ चिन्हट में, जब अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। तो वहां पर इनकी भी हत्या हो जाती है। तो इस तरीके से वहां पर दमन भी, लखनऊ में दमन किसके द्वारा किया गया था और प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, बेगम हजरत महल के द्वारा। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया गया, लेकिन इसका दमन कैंपबेल के द्वारा करके किया गया था। और यहाँ पे तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था और तात्या टोपे ने चिन्हट वाले जो क्षेत्र है अंग्रेजी सेना को वहां पर पराजित किया और वहां पर हैवलॉक को और कर्नल नील को वहां पर मार दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर लखनऊ में भी पूरी तरीके से अब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में भी और लखनऊ में हुआ और आगे आपका देखेंगे कानपुर वानपुर में, जैसे झांसी, इस तरह के क्षेत्रों में कि कैसे कैसे यहाँ पर हुआ। तो आज इतना ही करते हैं।